खबर में खुश आमदेद। मैं हूँ आपका होस्ट सईद काजी और मेरे साथ हैं मियाँ शाहिद साहब। रन डाउन और आज बड़ी गज़बनाक खबरें हैं और वो आपसे हम शेयर करेंगे। मगर पहले ज़रा रन डाउन। मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने में कामयाब हो गए हैं। मौलाना किधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं। मियाँ साहब के पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है। आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच अब बनेगा। मगर असल कहानी क्या थी, करवाना क्या था हमने इस सारे शोर गुल में, वो क्या मामला है। तहरीक इंसाफ कल एहतजाज पर तकसीम हो चुकी है। कल हमारे प्रोग्राम में वकास अकरम साहब ये कह के गए थे कि हम बड़ा फ़ैसला करेंगे, मगर वो क्या फ़ैसला होगा। ईरान के पास एटम बम से ज़्यादा ख़तरनाक हथियार क्या है या नहीं। हमारे साथ एक दिफाई तजिया निगार होंगे। मेरे साथ मियाँ शाहिद साहब मौजूद हैं। मियाँ साहब थैंक यू। साहब चलें, ये तो हम आपसे बात पूछेंगे कि ये लूट सेल जो लगनी है PIA की, इसके पीछे कौन दो बड़े हैं और कितने 100 अरब इनको PIA के जहाज़ों के साथ और तमाम प्रॉपर्टियों के साथ मुफ्त में मिल जाएंगे। ये कहानी तो हम बाद में करेंगे, मगर पहले ये बताइए मौलाना फजल रहमान किसके साथ हैं? मेरे साथ हैं, आपके साथ हैं, जरदारी साहब के साथ हैं या इमरान खान के साथ हैं? कहानी क्या है आपके पास? कैसा मौलाना फजल रहमान सबके साथ हैं और अभी तक उन्होंने सबको मना लिया है। और उसमें अगर कहा जाए कि PTI भी मान चुकी है तो वो भी ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी आइनी अदालत या आइनी बेंच। अब आइनी अदालत तो जो है वो पसे पुष्ट डाल दिया गया है। अब आइनी बेंच है और आइनी बेंच पर जो है इत्तफाक़ राय हो गया है। लेकिन इसमें थोड़ा सा जो इतराज़ है वो नवाज शरीफ को अभी तक है, क्योंकि रात को जो बैठक हुई थी वहाँ पर नवाज शरीफ जो हैं वो अड़े रहे कि आइनी अदालत बननी चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान अपनी बात पर अड़े रहे। उससे पहले उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ ये कमिटमेंट कर ली थी और इत्तफाक़ राय हो चुका था कि आइनी बेंच बनेगा। और आइनी बेंच जो है वो उसको हेड कौन करेगा, क्या आइनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस जो हैं वो उनकी ज़ेर इंतज़ाम होगा या वो एक इंडिपेंडेंट होगा। ये तमाम तार इत्तफाक़ात जो है पहले हो चुके थे। लेकिन कल जो बड़ी बैठक हुई उसमें मियाँ नवाज शरीफ जो है वो डटे रहे अपने मौक़िफ़ पर और मौलाना फजल रहमान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। लेकिन फिर मियाँ नवाज शरीफ जो है उनको सरेंडर करना पड़ा। लेकिन वो अभी तक जो है वो इस पर जो है मोतरज़ हैं कि आइनी अदालत बननी चाहिए। बहरहाल जो मौलाना फजल रहमान उन्होंने मना लिया है सबको। अच्छा मियां साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप आइनी मामला जो है तय करने बाकी हैं। आप अभी कह रहे हैं कि आइनी अदालत नहीं बनेगी, लेकिन बात ये है कि वो कहते हैं ना कि ये सारा मेला किस काम के लिए लगा था। एक तो मुझे ये बताएं कि जो चीफ जस्टिस साहब वाला मामला है या जो आइंदा तैनाती चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बड़ी इंपॉर्टेंट एक हमारी होती है, उस हवाले से इसमें इस हवाले से कोई डिटेल्स सामने आई हैं या नहीं आई कि आइंदा से ये सिलसिला कैसे होगा, एक्सटेंशन का सिलसिला कैसे होगा और अपॉइंटमेंट का सिलसिला कैसे होगा? इस हवाले से क्या खबरें हैं आपके पास? देख काजी साहब, ये जो आपने पहले बात की ना इसकी हामिद खान साहब वाली, वो तो ये इस पर कमिटेड हैं कि जो नए चीफ जस्टिस हैं वो मंसूर अली शाह ही होने चाहिए, क्योंकि उनका ही नंबर है, नैरेटिव में नंबर 1 है। लेकिन PTI इस पर भी बटी हुई है। PTI के कुछ लोग, कुछ क़यादत जो है वो मौलाना फजल रहमान की हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान भी इस मामले में उनका मौक़िफ़ भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जो चीफ जस्टिस हैं मौजूदा जो आने वाले हैं ये उसी तरह जो है वो आएँ जो पहले तरीका था। लेकिन जो अगले चीफ जस्टिस हैं उन पर जो है वो तरीक़ाकार जो नया अडॉप्ट करना है वो अप्लाई कर दिया जाए। इस पर थोड़ा सा इत्तफाक रह गया है। अभी PTI की क़यादत के साथ मौलाना फजल रहमान की जो मीटिंग है वो इसी पर है और यही राय जो कि ज़राए ये कह रहे हैं और मौलाना फजल रहमान के करीबी ज़राए कह रहे हैं कि वो PTI को मना लेंगे। लेकिन PTI के जो बहुत से रहनुमा ऐसे हैं वो जो कह रहे हैं कि हम बानी PTI के मौक़िफ़ के और उनके इजाज़त के बगैर जो है किसी किस्म की कोई हाँ नहीं करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ जाएंगे और खुल के सामने आ जाएंगे। और इस हवाले से शराइत ये रखी गई हैं कि बानी PTI से मुलाकात कराई जाए और उसके बाद वहाँ से जो इजाज़त मिलेगी तो फिर वो हमारा मुतफ़िका जो है वो फ़ैसला होगा। लेकिन इसमें आप बड़ी बात बड़ी बात कर रहे हैं आप आया है ये मुसद्दा जो है ये फिर पहले अडयाला जाएगा, वहाँ से वो इसको अप्रूव करेंगे। हाँ जी बिल्कुल काजी साहब, जो मुसवदा है वो इमरान खान जो है अडयाला जेल से अप्रूव करेंगे और जो बानी PTI कहेंगे वो मुसवदा जो है फाइनल होगा PTI का
और वो मौलाना फजलुर रहमान के सामने रखा जाएगा। ये शर्त लगा दी गई है पीटीआई की क़यादत की जानिब से कि हमें पहले हमारी मुलाकात कराई जाए, वहाँ हम मसवदा इमरान खान के सामने रखेंगे, वो इसकी जो है मंजूरी देंगे, वही मसवदा जो है वो कल पेश होगा, वरना पीटीआई नहीं मानेगी और मज़ाहमत करेगी। अगर ये हुआ तो फिर मज़ाहमत करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो इस पर पुरुम्मीद हैं और पुरइत्माद भी हैं कि वो पीटीआई को मना लेंगे, क्योंकि कल जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर लाहौर में, वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान ने 24 घंटे मांगे थे कि उनको 24 घंटे जो हैं वो दिए जाएँ ताकि वो पीटीआई से इत्तफाक़ राय कर लें। और आज आपने देखा कायद साहब कि आज जब खुसूसी कमेटी का इजलास था तो उसमें भी गौहर अली खान ये कहते हुए नज़र आए कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात होगी तो फिर हम कहेंगे कि हमने इत्तफाक़ कर लिया है कि नहीं किया, तो उनकी मुलाकात के बगैर हम इत्तफाक़ राय पर नहीं कोई फ़ैसला नहीं करेंगे। तो आज अभी जो फ़ैसला हुआ है तहरीक इंसाफ के अंदर वो ये हुआ है कि जो बानी पीटीआई जो कहेंगे वो फ़ाइनल होगा। अच्छा मियाँ साहब, ये भी एक अजीब सी बात है कि कल ये कहते हैं जी वो अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी कि जी वो अपना गड़ी खा गए, फलाने खा गए, फलाना खा गए, और फिर वहाँ चले जाएंगे। और जेल में इनके ख्याल में जो अक्यूज़ड है, जो इनके ख्याल में एक मुलजिम भी है, कुछ तो मुजरिम भी कहते हैं इनके लोग, हालांकि तो ये उनके पास जाएंगे। कोई शर्म हया भी होनी चाहिए वैसे मियाँ साहब की, या नहीं? देखें ये तो करना पड़ेगा कायद साहब, क्योंकि जो पीटीआई है वो कमिटेड है कि बानी पीटीआई ही फैसला करेंगे। आज जो बात कर रहे थे इरफान सदीकी साहब, वो कह रहे थे कि कल हम पेश कर देंगे, लेकिन खुर्शीद शाह साहब कह रहे हैं कि 2 दिन लगेंगे। आज आपने देखा कामरान मुर्तज़ा साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि हम वोट नहीं करेंगे जिस तरह का सलूक हमसे किया जा रहा है। आज सेनेट के अंदर जो है वो एक रुकने सेनेटर जो खातून है वो रो पड़ी बाकायदा तौर पे, उनको बाकायदा तौर पे मनाया गया, फिर उनको जो है हौसला दिया गया, और वो जब पार्लियामेंट आई थी तो उन्होंने कहा कि मैं वोट दूंगी क्योंकि प्रेशर बहुत है। ये सारे मामला जो है वो सामने हैं और इस मामला में अब कल पेश होती है, 2 बजे कल इजलास है सेनेट का। कल जो है वो अगर ये तरमीम पेश हो जाती है तो हुकूमत का दावा है कि हमारे पास प्लस नंबर हैं, एक जो उनको चाहिए एक वो नंबर उनके प्लस नंबर है। लेकिन एक आज अचंभे की बात हुई, वहाँ गौहर अली खान जो है उन्होंने कहा कि 7 हुकूमती जो मेंबरान हैं वो तरमीम के ख़िलाफ़ वोट देंगे। आज सारा दिन तजब्जब की जो है वो सूरत में गुजरा है काजी साहब, लेकिन ख़बर ये है कि कल कोशिश की जाएगी हुकूमत की जानिब से, और रवां हफ्ता जो जा रहा है इसमें हर सूरत तरमीम जो है वो करानी है। अगर ये रवां हफ्ता गुजर गया तो फिर हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी और फिर तरमीम भी नहीं हो सकेगी काजी साहब। लेकिन यार मियाँ साहब, ये कितना बड़ा इशू है आईनी बेसिकली तो रूलिंग एलीट की ये आपस की लड़ाई है ना। अवाम का क्या देना है इस बात से? अवाम का तो उस बात से लेना देना है जो मैं आखिर में आपसे बात करूंगा कि पीआईए के कितने 100 अरब रुपया और पीआईए के जहाज़ और प्रॉपर्टी किसके हवाले की जाएगी, जो असल वारदात इसके पीछे वही है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक नॉन इशू पे ऊपर सारे खेल रहे हैं, सारे लड़ रहे हैं, और अभी तक ये बिल्कुल क्लैरिटी है ही नहीं कि ये होनी है या नहीं होनी। और ये हो जाएगी तो क्या पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर बन जाएगा या क्या बनेगा? यानी ये अपनी जगह पे एक सवाल है। मगर सवाल मेरा आपसे ये है मियाँ साहब कि क्या कोई एश्योरेंस है कि ये होने जा रहा है या नहीं होने जा रहा? ये जो एक मैं तो उसे नॉन इशू कहूँगा, इस पे जो लड़ाई है ये जारी रहेगी या कल ये सेटल हो जाएगी और इन्हें नया इशू चाहिए होगा, हमें खिलौना नया देना पड़ेगा? मियाँ साहब। काजी साहब, मुझे लगता है कि कल हुकूमत जो है अटेम्प्ट करेगी, और जो आपने खदशात का इजहार किया है 15 सितंबर को भी ये हुआ था, और ये भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि ये उसका 15 सितंबर का रिप्ले ना हो कहीं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद के जो लोग हैं वो बिल्कुल तजब्जब का शिकार हैं, हिचकिचाहट का शिकार हैं, और बहुत से ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि कल जो मसवदा आएगा वो क्या होगा। चंद लोगों को पता है कि मसवदा क्या है, और उस मसवदे पर क्या इत्तफाक़ राय हुआ है नहीं हुआ ये भी 3-4 लोगों को पता है। आज आपने सर देखा कि जो सदर ममलकत हैं उन्होंने वज़ीर आज़म को फौरी तलब किया। अभी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो ऐवान सदर में हैं। अगर इत्तफाक़ राय मुकम्मल तौर पर हो गया है तो ये प्रैक्टिस काहे की है? आज पेश हो जाना चाहिए था, आज पेश नहीं हुई। अब कल जो है वो तरमीम पेश होती है
तो फिर खदशा बहुत बड़ा है कि कल तरमीम पेश होगी या पास होगी। उससे पहले अभी तक काबीना का इजलास नहीं बुलाया गया, काबीना के इजलास में इसको मंजूर किया जाना है। इसलिए लाहौर में भी इस पर जो है वो कुछ इतराज़ात मौजूद हैं। इस्लामाबाद के अंदर जो G6 है का इलाका है, वहाँ पर भी इस पर जो इतराज़ात मौजूद हैं, और G5 के इलाके में भी अभी तक जो है वो इस पर इतमाद नहीं है। लेकिन कल अगर ये पेश होकर ये नाकाम हो गई तो फिर कायद साहब ये नॉन इशू जो हम कह रहे हैं, ये हुकूमत के लिए नॉन इशू नहीं है, ये अवाम के लिए नॉन इशू है। हुकूमत के लिए ये जान का इशू है, क्योंकि हुकूमत के लिए ये सर्वाइवल का इशू है। अगर ये नहीं होती तो हुकूमत को डर है कि अब फिर इलेक्शन ऑडिट होगा। जो हम बात कर रहे थे एक दिन, तो वो ये थी कि हुकूमत को क्यों डर है। हुकूमत को इसलिए डर है कायद साहब कि जो एक बानी PTI की दरख्वास्त जो है वो पड़ी हुई है। आज आपने देखा कि आज सुप्रीम कोर्ट में जब समाअत हुई तो आज जो आपके चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा अहमद ज़ुबैरी साहब को कि आपकी एक दरख्वास्त हमने सुन ली है, एक जो है वो नए आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं वो सुनेंगे। तो वो दरखास्तें जो हैं वो मौजूद तो हैं ना बानी PTI की। अगर वो दरखास्त लग जाती है और उस पर समाअत शुरू हो जाती है तो फिर वो उस पर समाअत होगी। और आपने देखा कि जो 12 जुलाई का फ़ैसला है, जो उसका तहरीरी फ़ैसला आया था, उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये वाज़े तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराने में, शफाफ इलेक्शन कराने में नाकाम हुआ है। तो वो जो दरखास्त है वो यही तो है। अगर वो दरखास्त शुरू हो जाती तो फिर इलेक्शन ऑडिट होगा। इसलिए हर सूरत हुकूमत के लिए सर्वाइवल का इशू है। अगर ये नहीं होती तो फिर मुझे नज़र आ रहा है कि अक्टूबर में शायद हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात है। मैं इसी बात पे आना चाहता हूँ। जो माशाल्लाह बड़े बड़े टॉप ब्यूरोक्रेट के सिफारशनामे पढ़ने वाले जो हमारे हुक्मरान हैं और वज़ीर आज़म साहब हैं, ये अगर ये जो ड्यूटी लगी है उनकी, और ये अगर अपनी ड्यूटी पूरी कर नहीं पाते, इस बात में दोबारा आता हूँ कि ये जो भी उनको ड्यूटी चार्ट दिया गया है, अगर ये नहीं हो पाता तो फिर क्या होगा? ये मेरा सवाल है आपसे। ज़रा इसको क्लैरिटी से मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। कसब अगर ये ड्यूटी पूरी नहीं होती तो मुझे लग रहा है कि हुकूमत इस सतह पर नहीं है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर हैं और बहुत सी मुलाकातें हो चुकी हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकातें हो चुकी हैं, हमजा शहबाज की मुलाकातें हो चुकी हैं। ये सारी मुलाकातें क्या कह रही हैं, क्या मंजरनामा पेश कर रही हैं कि हुकूमत जो है वो मौजूदा जो हैयत है हुकूमत की उसमें नज़र नहीं आ रही अगर ये नहीं होती तो। इसीलिए हुकूमत जो है वो चाह रही है कि ये हो जाए। अगर इसके बाद वो नया जो अदालत चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह वो जो तशरीफ़ लाते हैं, वो अपना हल्फ उठा लेते हैं और एक दरख्वास्त जो है वो आ जाती है, तो क्या वो कहेंगे कि मैं दरख्वास्त नहीं सुनूंगा? क्या वो कहेंगे कि बेंच तश्कील नहीं पाएगा? बेंच भी तश्कील पाएगा, वो दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। और उस दरख्वास्त में जो कि पहले 12 जुलाई के फैसले में वाज़ेह हो चुका है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, क्या उस पर इसके आर्गूमेंट नहीं होंगे? उस पर आर्गूमेंट होंगे तो फिर इलेक्शन ऑडिट की तरफ ही, फ्रांसिक ऑडिट की तरफ ही जाएगा। जो हल्के हैं इस वक्त मौजूद हैं ट्रिब्यूनल्स में, वो उन पर समाअत होगी और उन पर समाअत होगी तो वो हल्के जा सकते हैं। इसीलिए तो कायद साहब हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। उनकी मुलाकातें बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर किसको संभालना है? सर, मेरा बड़ा एक गैर अहम सा सवाल है। अल्लाह ताला करे ये अगर पास हो जाती है तो फिर वोट को इज्जत तो मिल जाएगी ना मियाँ साहब? मेरी आवाज आ रही है? जी, कैसा वोट को इज्जत मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो नारा था मियां नवाज शरीफ साहब का, वो पूरा हो जाएगा कि वोट को इज्जत देने के लिए सब कुछ हो रहा है ना। रोल रहा है और वोट की जो है वो वोट बेइज्जत हो रहा है, उसको इज्जत जरूर मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं। देखे ना, ये बहुत बड़ी एक तहरीक माशाल्लाह शुरू हुई थी कि वोट को इज्जत दें। तो ये वोट और ये अवाम के 24 करोड़ लोगों के यानी उन 24 करोड़ लोगों के प्रेशर की वजह से ये आईनी तरीम पास हो रही है ना। आप इत्तेफाक करते हैं ना मुझसे? नहीं कायद साहब, ये बिल्कुल नहीं हो रही। ये 24 करोड़ अवाम की प्रेशर से नहीं हो रही, ये किसी और प्रेशर से हो रही है। और वो प्रेशर जो है वो मल्टीपल प्रेशर है। लेकिन मुझे लगता है कि कल कोई सरप्राइज़ ना आ जाए, क्योंकि जो मैंगल साहब हैं वहाँ से, अख्तर मैंगल, उन्होंने भी टिकट कटा ली है, वो भी पाकिस्तान आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं अपने जो अरकान हैं उनका दिफा करूँगा। लेकिन यहाँ पर जो मंजर मैंने देखा पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर, वो बड़ा अजीब था कायद साहब।
वहाँ पर मंजरनामा ये था कि मनाने का सिलसिला जो है वो इतना शिद्दत से जारी है कि वो जो हुकूमत कह रही है कि हमारे पास प्लस है, वो प्लस करने की कोशिश जो है वो जारी है। सेंट्रल पंजाब से बहुत से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और वो प्लस करने की कोशिश में है और वहाँ पर जो है वो एक दूसरे को मनाया जा रहा है बड़ा शिद्दत से। अगर वो मान जाते हैं तो हुकूमत की जो है वो मंशा पूरी हो जाएगी, वरना ये सरप्राइज़ आएगा। आज का साहब मियाँ साहब, अभी आपने बात की है कि 7 या 8 या जो भी नंबर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी इस तरमीम के ख़िलाफ़ हैं। अभी आपने मुझे बात की, आपके पास कोई अंदर की खबर है? वो मैं नाम तो नहीं चाहूँगा कि आप उनके दें, लेकिन आपके पास इस हवाले से क्या खबर है? वाकई मुस्लिम लीग नून के अंदर के लोग भी इसके खिलाफ हैं? देखिए कायद साहब, ऐसी खिचड़ी पकी हुई है और हुकूमत को भी इसका इल्म है और हुकूमत जो है वो इस हवाले से बड़ी वरीड भी है, लेकिन आप बात नहीं कर रहे। आज गौहर अली खान साहब ने जब ये बात खोली तो उस वक्त हुकूमत के जो है वो तोते उड़े। ये 7 लोग मौजूद हैं, अब हुकूमत उस पर भी अमल जो है वो मेहनत कर रही है, लेकिन हुकूमत जो कह रही है कि हमारे पास प्लस नंबर है उस पर मेहनत हो रही है। सेंट्रल पंजाब से आज मैंने ऐसी शख्सियात यहाँ पर देखी हैं कि जो एक जो खातून रुकन के को मनाने में लगे हुए थे और उस मनाने में उन्होंने ऑफ़र भी की और उस हवाले से ऑफ़र जो है वो भी सामने आई। ये सेंट्रल पंजाब की बात है। इस तरह जो है वो बाकी कारकुनों जो अरकान हैं उस पर भी मेहनत हो रही है, लेकिन दूसरी जानब जो मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग हैं जिनके इख्तलाफात मौजूद हैं और वो नाराज़ भी हैं और उस हवाले से हुकूमत को सरप्राइज़ भी आ सकता है, लेकिन हुकूमत अभी तक जो है कमिटेड है और पुरइत्माद है कि ऐसा नहीं हो सकता और हम जो है तरमीम पास करा लेंगे। लेकिन दूसरी जानिब PTI को कुछ इतलात ऐसी मौजूद हैं जिनसे राब्ते भी हुए हैं कि उनके साथ जो है वो उन अरकान के राब्ते हैं जो हुकूमती इत्तेहाद से नाराज़ हैं और वो वोट देंगे। मियाँ साहब, मैं एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहा हूँ। जब मैं ब्रेक से आऊँगा तो मैं आपसे ये भी पूछूंगा कि 2 बहुत बड़े पॉलिटिकल खानवादे कौन से हैं जो इस PIA की निजकारी के पीछे हैं और उन्हें कितने 100 अरब रुपया दिया जाएगा निजकारी में, बजाय हमें कोई पैसा मिले, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत से नुकसान में धकेलते हैं हम मुल्क की असासों को और फिर औने पौने पे हम ये ले देते हैं और ये फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इट वाज एन फेलियर एंड इट्स गोइंग टू बी अनदर फेलियर। मगर यही PIA होगी जो मुनाफे में चलना शुरू हो जाएगी। जब एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं, ये तमाम खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मियाँ साहब, मैं आपसे कुछ स्टोरीज बाद में पूछूंगा कि वो कौन से बड़े खानवादे हैं जो इस PIA की निजकारी के पीछे हैं। इससे पहले आप जानते ही हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून में खबर छपी थी किस तरह हमने आउटसोर्स किया इस्लामाबाद में, कैसे रोक दिया गया उन लोगों को। ये अखबार में लिखा है, जब बिड हो रही थी तो उसमें जो बिडर्स थे जिनको देना था वो तुर्की के थे। ये तुर्की में लाहौर की सफाई का ठेका भी दिया गया था। ये अगर आज खुल जाए तो खैर पता नहीं, अगर इंसाफ यहाँ हो तो बहुत से लोगों के लिए जेल के दरवाजे खुल जाएंगे। लाखों ढेर में इन्होंने सामान से फेंकना था सारा, ये वो लाखों का ढेर बन गया। किसने लिया? और फिर इमरान खान साहब ने ये इंक्वायरी क्यों रोकी? किस मुल्क ने आके मुदाखलत की कि प्यारे बच्चों से गलती होगी, जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने बाजवा साहब को कहा था छोटे बच्चे से गलती हो गई है। ये डान में छपा है, मैं खुद नहीं कह रहा, ज़ाहिद हुसैन साहब का आर्टिकल था जिसमें उन्होंने कहा था ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है जिसमें मकसूद बेचारा वो मारा गया था चपड़ासी। तो ये छोटे बच्चे से, तो ये छोटी छोटी गलतियों के बाद में आते हैं। मगर पहले मुझे बताएं, कल वकास अकरम साहब, शेख वकास अकरम साहब हमें कह के गए कि 2 घंटे में हम फैसला करेंगे, मगर एहतजाज भी ये तकसीम है और लगता है कि पॉलिटिकल जो सेकंड टियर ऑफ PTI है, कुछ लोग कहते हैं कि बुरी तरह से कंप्रोमाइज्ड है। ये किस हद तक बात आपको दुरुस्त लगती है मियां शाहिद साहब? देखिए कायद साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है PTI की और जो इस्लामाबाद के अंदर है वो कंप्रोमाइज्ड है, क्योंकि पहले एक एहतजाज की कॉल दी गई और उसमें कहा गया कि बानी PTI का इलाज करवाया जाए, यानी मुआयना कराया जाए और फिर हम एहतजाज की कॉल जो है वो मौखर करेंगे। वो मुआयना तो हुआ नहीं और उसके बाद जो है वो एहतजाज भी नहीं आपको नज़र आया। और अब जो एहतजाज की कॉल दी गई है इसमें भी क़यादत जो है वो बटी हुई है और क़यादत जो है वो कुछ क़यादत का ख्याल है कि कल ज़बरदस्त एहतजाज किया जाए और जुमे के नमाज के बाद, और लेकिन कुछ क़यादत ये कह रही है कि अभी एहतजाज की ज़रूरत नहीं है। और क्या कभी कायद साहब जितने भी जलसे हुए हैं और जलसा होने से पहले कभी मैंने ये नहीं देखा
के जो कायदीन हैं वो जलसे जो शुरका को लीड करते हुए आए हों। सिर्फ अली अमीन गंडापुर जो हैं वो 3 दफ़ा आए और 3 दफ़ा उनकी भी जो वापसी हुई वो पुरअसरार थी, और बाकी जो क़यादत है वो भी कभी लीड करते हुए जलसागाह के अंदर नहीं आए। मैंने देखा जो इस्लामाबाद का जलसा था वहाँ केले आ रहे थे, यहाँ जो लाहौर का जलसा था वो भी इसी तरह हुआ। और जो उससे पहले जो तलबा का एक एहतजाज जारी है फॉर गुड रीज़न और बैड रीज़न, फॉर अ नॉन एग्जिस्टेंट एक क्राइम अगर हुआ है या नहीं हुआ, कल अगर हमें ये भी कह दिया जाए कि वहाँ तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये मुझे बताएं कि क्या पीटीआई इसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, इसको फैन कर रही है इन शोरों को, या इससे भी अपना दामन छुड़ा रही है? देखें कायद साहब, मुझे यहाँ नज़र तो नहीं आ रही कि पीटीआई ने कोई इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी आज सारा दिन एहतजाज होता रहा, और मैं जब सुबह घर से निकला हूँ तो उस वक्त जो तलबात थे वो उन्होंने हाईवे रोकी हुई थी, फिर वो फैज़ाबाद के मुकाम पर भी थे, फिर वो 6 रोड के मुकाम पर भी थे, वहाँ उन्हें शीशे वीशे भी तोड़े, पुलिस ने शेलिंग भी की। लेकिन इस तासर को ज़ायल करने में ना तो पीटीआई कामयाब रही है, पीटीआई नाकाम रही है, दूसरी जानिब हुकूमत जो है इसको हैंडल करने में नाकाम रही है। हुकूमत ये तो कहती है कि ये वाक़या नहीं हुआ होगा, क्योंकि हुकूमती तहकीकात जो हैं वो बड़ी सबूतों के साथ हैं, लेकिन अगर वाक़या नहीं हुआ तो इस जो एहतजाज है इसको हैंडल तो करे बेहतरीन तरीके से, जो तुलबा हैं उनको मुतमिन किया जाए, लेकिन तुलबा को मुतमिन करने वाला कोई नहीं है। अच्छा मियां साहब, लीड करने वाला है ना उनको जो है वो कोई जो है वो उनको रोकने वाला है। मियां साहब वक्त कम है, ये मुझे बताएं कि कितने 100 अरब रुपए मिलेंगे, कौन कौन नाम ना लीजिएगा प्लीज़, हमने कल भी प्रोग्राम करना है, ये कौन कौन से सुना है, बड़े 2 सियासी खानवादे हैं इस पीआईए की निजकारी के पीछे, और इस पीआईए के जहाज़ों के साथ कितने 100 अरब रुपया और भी मिलेगा अगर ये निजकारी हो जाती है तो? काज साहब, ये बड़ी गजब कहानी है और इस कहानी के 3 पहलू हैं, 3 पहलू मैं आपके सामने रखूंगा। पीआईए की निजकारी होने जा रही है। कभी आपने सर ऐसी निजकारी देखी है? 1990 से लेकर अब तक वैसे जितनी निजकारियां हुई हैं सारी नाकाम ही हुई हैं। के इलेक्ट्रिक की तरह की ये निजकारी, उससे भी जो है वो अजीब सी स्टोरी है जो के इलेक्ट्रिक में हुआ था। ये पीआईए की निजकारी ऐसे होने जा रही है कि जितना पीआईए का नुकसान है वो हुकूमत बर्दाश्त करेगी और वो हुकूमत पे करेगी। 810 अरब रुपए का नुकसान है पीआईए का, और इसके लिए एक कंपनी बना दी गई है जो 600 अरब रुपए जो है वो अदा करेगी खुद, यानी कि हुकूमत अपने ख़जाने से अदा करेगी, और उसके बाद जो 210 अरब रुपए बाकी बचते हैं वो उसमें जो पीआईए के असासाजात हैं वो उनका तखमीना जो लगाया गया है वो लगाया गया है कायद साहब 165 अरब रुपए। 165 अरब रुपए जो है वो उसमें से मिनहा किए जाएंगे और बाकी रह जाएंगे 45 अरब रुपए, और 45 अरब रुपए जो हैं वो वहाँ से बोली जो है वो शुरू होगी। अब हुकूमत ये कहती है कि हमारा अंदाज़ा है कि 200 अरब रुपए की पीआईए बिक जाएगी। अगर 200 अरब रुपए की बिक जाती है, जो कि हुकूमत बड़ा खींच के अंदाज़ा लगा रही है, अगर ये बिक जाती है तो फिर वो 45 अरब रुपए जो है वहाँ से मिनहा होंगे और बाकी 600 अरब रुपया जो है वो हुकूमत अपने जेब से देगी। अब काजी साहब दूसरी इसके पहलू हिस्से पे आते हैं कि इसमें कंपनियां कौन कौन सी हैं। इसमें 6 कंपनियां जो हैं वो सामने आई हैं। एक कंपनी है जिसका नाम है सरदार अशरफ डी बलोच, और उसमें का चाइनीज़ कंपनियां उसके साथ हैं, कंसोर्शियम है, और ये दूसरी है जेरी इंटरनेशनल लिमिटेड, तीसरी है फ्लाई जना, चौथी है आरफ हबीब कारपोरेशन, 5वीं है एयर ब्लू लिमिटेड, और 6ठी है ब्लू वर्ल्ड सिटी वाली कंपनी। अब ये कहा जा रहा है, ये ज़राए ने मुझे आज कन्फर्म किया कि इसके पीछे 2 बड़े ओहदेदार जो हैं वो मौजूद हैं, इस वक्त हुकूमत के अंदर हैं, उनका सरमाया है, वो इसके बैक एंड पे हैं और वो बड़े इंटरेस्टेड हैं, और एक दूसरे का मुकाबला चल रहा है कि उसको मिल जाए, वो दूसरा कह रहा है कि उसको मिल जाए। अब मुकाबले में कौन जीतता है ये तो 31 अक्टूबर जो है उसको बोली की डेट रखी हुई है, लेकिन 28 अक्टूबर तक इसकी जो है अर्नेस्ट मनी वो जमा करानी है, और वो भी काजी साहब 10 से 15 अरब रुपया वैसे रखी हुई है। लेकिन मैंने आज जो पूछा कि 12 से 15 अरब रुपया कौन जमा कराएगा, तो उन्होंने बताया कि हो सकता है कि 1 अरब 2 अरब जमा करा दिया जाए और उसके बाद जो है इसकी बोली शुरू हो, और जब ये बिक जाएगी तो वो जहाज़, वो रूट्स और वो जो उसका असासा जात हैं
वो उस कंपनी को हो जाएंगे, 75% जो है वो शेयर जो है वो बिक जाएंगे। और उसके बाद ये शर्त लगाई गई है कि वो कंपनी 431 अरब रुपए की सरमायाकारी करेगी। वो कब करेगी, कोई उसमें टाइम लिमिट नहीं है, वो करेगी नहीं करेगी। आपको याद होगा अच्छा मियां साहब, मैंने के इलेक्ट्रिक जब इसकी निजकारी हुई थी तो उस वक्त कहा गया था कि $36 मिलियन जो है वो के इलेक्ट्रिक उसमें इन्वेस्ट करेगी, लेकिन आज तक उन्होंने इन्वेस्ट तो नहीं किए, लेकिन 400 अरब से जायद की जो इलेक्ट्रिक के बारे में मैं सिर्फ इतना अर्ज कर दूं, जो ख्वाजा साहब करनी पड़ेगी, ख्वाजा आसिफ साहब जो उस वक्त बिजली और तवानाई के वजीर थे, उन्होंने बताया था कि बिजली नहीं बन रही बल्कि डे लाइट डकैती हो रही है। उस वक्त वो खुद मसूफ वजीर थे। मगर बहरहाल एक ब्रेक पे जाते हैं और मैं मियां साहब से वापस आके पूछूंगा, कहीं बिडर्स जो हैं उनको फिर रास्ते में रोक तो नहीं लिया जाएगा? जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने लिखा था कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बिडिंग में उन लोगों को बाहर रोक लिया गया था, ये उनका है, वो शायद अदालत में भी गए हुए हैं कि उन्हें रोक के कहा था जी तुम लेट हो गए हो, असी तुर्की को ठेका दे देता है। तो ये किस तरह से होगा, इस बारे में करेंगे एक ब्रेक, और फिर ईरान की बात करेंगे, उसके कौन से हथियार हैं जिससे इतनी खौफजदा है जो मगरब की दुनिया। हमारे साथ एक दफ़ाई तजिया नकार भी होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद ख़ान, एक इंतहाई नुमायाँ दफ़ाई तजिया नगार। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब। मेरा सवाल आपसे ये है कि कहने को तो ईरान एक बड़ा यानी कमज़ोर लगता है हमें इजराइल या अमेरिका की ताकत के सामने, मगर ऐसा खौफ है कि उन्हें अपना एक और जो दफाई सिस्टम है वो भी उनको दे दिया, और कहा यह जा रहा है, और कुछ रिमोर्स ये भी चल रही हैं कि जी उसके पास एटमी हथियार भी आ चुके हैं। व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन? क्या उन्हें रोक रहा है, और कब आपको लगता है कि वो ईरान पे अपनी इस एक जो करना चाहते हैं, एक स्कोर सेटल करना चाहते हैं, कब हमला कर सकते हैं जनाब ब्रिगेडियर साहब? जी हाँ, बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए मेरे ख्याल में चीज़ें उन्होंने फाइनलाइज की है। टारगेट सिलेक्शन पे असल में उनकी कई बातचीत जो अमेरिका से चल रही थी, अमेरिकन से इंसिस्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको इंश्योर किया है कि न्यूक्लियर साइट्स और ऑयल साइट्स पे स्ट्राइक्स नहीं होंगी। अब इस बात पे कंसेंसस है कि स्ट्राइक्स होंगी तो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस भी होंगी। जब हम मिलिट्री इंस्टॉलेशन की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर्स होंगे, एयर डिफेंस सिस्टम होगा, मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स हो सकती हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हो सकती हैं, इवन एनर्जी जो ग्रिड स्टेशन है वहाँ पे टारगेट हो सकते हैं। दैट इज़ वन जो सिलेक्शन ऑफ टारगेट में ये है। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये साइमल्टेनियस अटैक्स होंगे। एक तो अगर ईरान के अंदर अटैक्स होंगे तो एट द सेम टाइम ये लेबनान पे भी अटैक्स हो रहे होंगे, सीरिया पे भी अटैक्स हो रहे होंगे जो इनके टारगेट्स में ऑलरेडी सिलेक्ट किए होंगे। सिमिलरली जो मलेशिया इराक के अंदर है और होती इस पे भी ये अटैक्स साइमल्टेनियस जा रहे होंगे, ताकि उनको रिएक्शन टाइम नहीं देंगे, ताकि वो रिएक्ट वहाँ से नहीं कर सकें। एक तो ये है। दूसरी ये बात है कि ईरान की कैपेबिलिटी यकीनन है, खौफ इसलिए अभी एक है दोनों तरफ से है कि ईरान को अभी बहुत सारे मसाइल है, क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन भी ईरान की ख़राब है, और फिर देखें कि उनकी वरीज ये भी है सैंक्शंस। आज पासदारान इनकलाब के साबिक ओहदेदार ने आज एक धमकी भी दी है, उन्होंने इंकशाफ भी किया है कि ईरान के पास एटमी हथियारों से कहीं ख़तरनाक हथियार जो है मौजूद हैं। एटमी हथियार से जो ख़तरनाक हैं वो तो हाइड्रोजन बम हो सकता है या हयातियाती हथियार हो सकते हैं। क्या आप समझते हैं सर कि कोई ऐसा हथियार ईरान के पास होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये तो देखें कि ये वार रेट्रिक्स होती हैं और ये इस तरह की साइकोलॉजिकल वारफेयर होती है, आप दूसरे को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। देखिए ईरान के पास जो कैपेबिलिटी है वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, और जॉन मैकेंजी जो थे सेंटकॉम के चीफ थे, उन्होंने कांग्रेस को सामने पीर हुए थे, उन्होंने कहा था कि ईरान के पास 3000 के करीब बैलिस्टिक मिसाइल हैं। सो बैलिस्टिक मिसाइल का ये एक तो ये है कि इनकी रेंज ज़्यादा होती है, सेकंड ये ज़्यादा ट्रेजेक्ट्री पे जाते हैं, जो रॉकेट उनको दूर तक लेके जाता है, फिर जाके ये स्ट्राइक करते हैं। 3000 हैं। फिर इनके पास देखें कि रेंज जो है कि ये बैलिस्टिक मिसाइल 800 से लेके 2000 तक किलोमीटर की रेंज है जो ईरान के पास कैपेबिलिटी है। सो इसका मतलब ये है वो इंटायर मिडिल ईस्ट पे स्ट्राइक कर सकते हैं। इवन ईस्टर्न यूरोप जो है इस रेंज के अंदर आता है। तो उसमें ये लेकिन ये है कि कैपेबिलिटी में ये है कि मैक्सिमम वार हेड जो लेके जा सकता है, उनका जो शहाब 3 था
जो मिसाइल है इनके पास वो 1200 केजी एक्सप्लोसिव वार हेड कैरी कर सकता है। दैट इज द मैक्सिमम। अब रिसेंटली जो स्ट्राइक्स किए थे वो फतेह 1 इस्तेमाल हुए हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल थे, तो लाइकली उसका ये असर हुआ था कि उनके इजराइल के साउथ में उन्होंने जाके गिरे हैं, तो 30 बैलिस्टिक मिसाइल जो उनके एक एयर बेस को उन्होंने हिट किया, ये वाशिंगटन पोस्ट वगैरह सबने ये खबर दी है, जिससे नुकसान हुआ। तो चांसेस ये होते जब आप साइमल्टेनियसली इतने सारों को से स्ट्राइक करते हैं तो स्टिल कुछ तो मैनेज करके जाके टारगेट पे हिट हो जाते हैं, तो वो थ्रेट है। सो बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं, तो दैट इज वन थिंग, क्रूज मिसाइल्स भी हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो इनके पास जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है, जो ड्रोन वेपन सिस्टम है ईरान के पास, वो तकरीबन 10 टाइप के इनके पास ड्रोन है। अगर आपको वो याद हो तो अब रिसेंटली ईरान ने ड्रोन रशिया को भी दिए हैं। तो इनके पास ड्रोन के पास जो कैपेबिलिटी है वो तकरीबन 3 केजी से 12 केजी तक एक्सप्लोसिव लेके जा सकते हैं, और ये सुसाइड ड्रोन्स होते हैं। और अब रिसेंटली ये 4-5 दिन पहले इनका एक ड्रोन जो हिजबुल्लाह ने फायर किया था, वो भी ईरानियन ड्रोन था, उसने जाके एक मेस में हिट किया है 65 किलोमीटर इनसाइड इजराइल। वो हिट हुआ, वो डिटेक्ट नहीं हुआ क्योंकि ये लो फ्लाइंग होते हैं, तो इनके पास वो कैपेबिलिटी है। तो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है बाय फायरिंग सो मेनी बैलिस्टिक मिसाइल, जिस तरह शहाब 3 मैंने बात की, फतेह 1 अब रिसेंटली उन्होंने फायर अच्छा किया है। ब्रिगेडियर साहब, मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहूंगा, ये हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसका बड़ा चर्चा है, इसकी कैपेबिलिटी क्या है, और ये भी सुना ईरान के पास है? ये यही है, देखें ये अभी जो बात फतेह 1 की बात हो रही है, यहाँ पर हाइपरसोनिक है क्योंकि इसकी स्पीड की बात है। वो कहते हैं 5 गुना ज्यादा आवाज की रफ्तार से ये स्पीड है इसकी। सो वो रिएक्शन टाइम कैपेबिलिटी जो है जो इजराइल के पास है, तो उसमें वो वाला कंप्रोमाइज हो सकता है। सो इसमें स्पीड ज्यादा है, सो दैट इज द फैक्टर की आवाज की रफ्तार से 5 गुना तेज ये ज्यादा हाइपरसोनिक स्ट्राइक कर सकते हैं, टारगेट पर जा सकते हैं। और ये सब अभी इजराइल ने एक दावा किया है कि जो हमास के नए सरबराह हैं याह्या संवार, उनको शहीद कर दिया गया है। अगर ये अभी तस्दीक हो रही है, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, ये हो चुका है, तो इस तरह ईरान जो है वो मुख्तलिफ मज़ीद आगे हमले कर सकता है और मज़ीद जो है वो क़यादत को हिट कर सकता है। देखें कि अभी तक तो कोई ऐसे कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन हिजबुल्लाह ने ये कहा है, जो उनके अभी जो डिप्टी जो लीडर हैं, कासिम प्रॉब्ली उनका नाम है, उन्होंने ये कहा ये हमारी ये एग्जिस्टेंस की जंग है। तो अभी आप देखें कि ये जितने प्रॉक्सीज हैं, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से, ये ईरान का फर्स्ट लाइन डिफेंस है। तो इसलिए एक इम्पोर्टेंस वो भी है। हमास का जहाँ की बात है, देखें वहाँ तो इजराइल को शिकस्त हो गई है। इजराइल ने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं किए, हॉस्टेजेस को रिलीज नहीं करवा सके, और जो रिजॉल्व हमास वालों का था उनको वो शिकस्त नहीं दे सके हैं। तो वो होता भी यही है ना कि आप अगर एक बंदा मारेंगे तो 10 और पैदा होते हैं। सो अकॉर्डिंगली वो सिचुएशन ऐसी है। अब सिंस दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी, कोशिश में ये था कि वो नेतन्याहू के सर्वाइवल इसी पे है कि कोई विक्ट्री हो, कुछ वो गेंस दिखाए अपने कौम को। दैट्स वाई वो लेबनान में गए हैं। साउथ लेबनान में देखें इनिशियली 2 ब्रिगेड लेके गए थे, अब जो लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक 5 डिवीजन फोर्स लेके वो साउथ लेबनान में दाखिल हुए हैं। वो जाना चाहते हैं। अब तो लिटानी रिवर है, एक जगह है जो 25 किलोमीटर इनसाइड लेबनान है, जो 2006 की जंग में डिसाइड हुआ था कि यहाँ तक वो हिजबुल्लाह वाले विड्रॉ करेंगे। अगर वो वहाँ तक जाके बैठ के बफर बनाता है तो मेरे ख्याल में एक बड़ी सीरियस डेवलपमेंट हो जाएगी। जिस तरीके से आप देखें कि आधा लेबनान भी इनके कब्जे में आएगा, गोलान हाइट्स ऑलरेडी है, और हमास को ऑलरेडी ये पुश कर रहे हैं। सर, ईरान की कैपेबिलिटी भी बात कर लेते हैं कि ईरान का जो ड्रोन सिस्टम है वो बड़ा निचली प्रवास करता है और सुस्त रफ्तार है, जो कि इजराइल का जो डूम सिस्टम है, जो कि दिफाई सिस्टम है, उनके बहुत सी लेयर्स हैं, उनको भी उसने नाकाम बना दिया है। अब अगर अमेरिका अपना दिफाई सिस्टम वहाँ पर वहाँ बना कर इंस्टॉल करता है तो क्या वो भी जो है नाकाम हो जाएगा? इतनी कैपेबिलिटी है ईरान के पास? ये देखें कि ड्रोन्स तो ऐसे हैं कि लो फ्लाइंग है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया है, ये डिटेक्ट बहुत कम होते हैं। या भी जिस तरीके से, क्योंकि एक ड्रोन तो फायर होता नहीं है,
इसका मैं कंसेप्ट यही है, स्क्वाड्रंस ऑफ ड्रोन्स और साथ बैलिस्टिक ये क्रूज मिसाइल, जिस तरह अभी लेबनान ने हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं, ड्रोन्स भी फायर किए हैं, साथ ही क्रूज मिसाइल भी फायर किए हैं। तो उससे ये होता है कि बड़ा मुश्किल पड़ता है फॉर आयरन डोम की हर एक को पकड़े या डिटेक्ट करे। तो दे इसलिए ड्रोन्स मैनेज करके उन्होंने जाके हिट किया, तो वो एक कैपेबिलिटी है। और ब्रिगेडियर साहब, ये कोरिया में भी एक जंग का सिलसिला जारी और बिल्डअप हो रहा है मिलिट्री। डू यू थिंक इट कैन डेवलप इनटू अ सीरियस कन्फ्रंटेशन? देखें कि काजी साहब की इस वक्त दुनिया में दो बड़े मसाइल हैं या इश्यूज चल रहे हैं। एक तो यूक्रेन वार है, वहाँ पे देखें रशिया के साथ रस, नेटो और यूरोप लगा हुआ है, और मिडिल ईस्ट से यहाँ पे भी एक सफबंदी एक किस्म की जारी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये दुनिया रियलाइज भी कर रही है कि अगर किसी तरीके से सिचुएशन हाथ से निकलती है तो इसका खमियाजा सबको भुगतना पड़ेगा। इसकी वाज़ेह मिसाल आपके सामने ईरान वाली इजराइल की स्ट्राइक्स हैं कि अमेरिकन कितना कंसर्न है। उन्होंने इंश्योर किया कि इजराइल ऑयल साइट्स पे नहीं जाएगा, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे नहीं जाएगा। प्रेसिडेंट बुश ने भी ये इंश्योर किया था। आप देखें प्रेसिडेंट ओबामा ने भी 2015 में इनके साथ एग्रीमेंट किया था। लेकिन एक चीज है, ट्रंप ने कहा है कि वी मस्ट हिट न्यूक्लियर साइट्स। उन्होंने कहा यह मौका है। इजराइल के एक और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है निफ्ताली, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें स्ट्राइक करना चाहिए। तो मेरा ख्याल में इट विल बी द मोस्ट डेंजरस ऑप्शन अगर इजराइलीज करते हैं। कोई पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो थैंक यू वेरी मच फॉर एनालिसिस। प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा अपने यूथ और नौजवानों से कि फेक न्यूज़ पे ध्यान ना दें, रियलिटी देखें और फिर रिएक्ट करें। इसी के साथ हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम। खुदा हाफिज़।